गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 3 बुक्स अपने चैनल पर कवर कर चुका हूँ, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की और चक्षु पब्लिकेशन की। अब हम चौथी बुक कवर कर रहे हैं। बाकी अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो देख सकते हैं। ये प्रयाग पब्लिकेशन की बुक है। इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। पहला गद्यांश है, विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल, ये सरला नहीं होगा, सरल होगा, सरल भाषा मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते एवं व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है, तो बिल्कुल ही उल्टा स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय एकता की घोतक है, तो देखिए यही सबसे अच्छा इसमें स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। अगला, राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है, तो राष्ट्र का गौरव सुरक्षित कैसे रह सकता है? जो हमारे लोकल लैंग्वेज है या स्वभाषाएं हैं इनको ग्रहण करने से। भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति के लिए समर्थ होते हैं, तो इसमें क्या समर्थ होते हैं? ऑप्शन बी। वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य, क्योंकि इसमें कहा गया है जो पशु पक्षी होते हैं वो अपने मूवमेंट वगैरह से जानकारी देते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है उसके पास वाणी होती है जिससे वो अपने जो विचार है उनको एक्सप्रेस करता है। मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है। मातृभाषा की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि वह, देखिए, धनोपार्जन में सहायक है, इससे तो कोई मतलब यहां पर है नहीं। भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहां पर है। अब देखते हैं, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन सी कृति ऐसी लगती है? केशव दास जी की जो रामचंद्रिका है ये ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं छंदों की विविधता में भटक गई। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस में समास होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, तो इसमें द्वंद्व समास है। जितने भी आपके युग्म वाले शब्द होते हैं जैसे माता पिता, ठीक है, रात दिन, ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास पाया जाता है। कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास कहां पर होता है? जहां पर पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी, अष्टाध्यायी, इसके अलावा चौराहा। अव्यय भाव समास वहां पर होता है जहां पर पूर्व पद आपका अव्यय होता है, जैसे यथाविधि, यथाशक्ति, आमरण, ये सारे अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। अगर द्वंद्व समास के कुछ और एग्जाम्पल की बात करें जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो वो है, तो ज्यादातर बीएड वगैरह के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे राम कृष्ण, पति पत्नी, लव कुश, राजा रंक, सीता राम, ये जितने एग्जाम्पल हैं ये सारे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। तो अली, अली, तो देखिए ये वाला जो अली है ये तो होता है आपका भौरा। ये भी बहुत आता है प्रश्न। देखिए भौरे के पर्यायवाची, कामदेव के पर्यायवाची, हाथी के, ये तो आप रट लीजिए, ये बहुत पूछता रहता है। कमल, बादल, ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपको ऑप्शन में काफी दिखाई देंगे। तो इसमें देखिए जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? अली का अर्थ होता है सखी, और छोटी ई की मात्रा हो तो ये होता है भ्रमर या भौरा। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा।
चलिए भौरे की बात कर रहे हैं तो मैं ही आपको कुछ इसके पर्यायवाची बता देता हूं, अभी हम हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए एक तो याद रखिएगा चंचरीक, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। चंचरीक जो है ये भौरे का पर्यायवाची है। इसके अलावा षटपद, ठीक है, षटपद ये भी भौरे का पर्यायवाची है। मधुराज, मधुभक्षी, एक द्विरेफ, ठीक है, द्विरेफ ये भी आपका भौरे का पर्यायवाची है। इसके अलावा मधुप, ठीक है, मधुप, भ्रंग, ठीक है, भ्रंग ये भी भौरे का पर्यायवाची है। तो ये कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जो भौरे से संबंधित। आगे चलते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, मगही नहीं, राजस्थानी, गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी भाषा है, बिहारी, कन्नौजी ये नहीं। देखिए जो इसमें पहला है बस वही सही है, ब्रजभाषा, स्पेशली जो सौरसैनी है, क्योंकि मथुरा के जो राजधानी थी उस समय सौरसैनी या सूरसैन महाजनपद वहां पर हुआ करता था, तो उसी से संबंधित वो पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा है। कल मैंने आपको सबके एग्जाम्पल भी बताए थे कि कौन सी बोली है और क्या उसका अपभ्रंश है। देखिए फिर से बता देता हूं, सौरसैनी जो अपभ्रंश है वो उसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली जिसे कौरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है, और कन्नौजी। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कन्नौजी बिहारी का नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये पश्चिमी हिंदी का ही रूप है या सौरसैनी अपभ्रंश का रूप है। इसके अलावा फिर आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आती है आपकी खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश की मुख्य उपभाषा क्या है? पहाड़ी, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली आती हैं। तो ये जो आपका गढ़वाली है ये खस इसका अपभ्रंश है। ठीक है, तो ये कुछ और थी जो हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन के लिए तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो अपूर्ण विराम के आगे आपका इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो उच्चारण के स्थान पर हमने कल भी देखे थे कुछ, तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अगर बात करें कौन कौन से हैं, टा, थ, डा, ढा, अणा और रा और शा, तो इसमें अगर आप देखेंगे ये सारे आपके मूर्धन्य व्यंजन के उदाहरण हैं। इसमें से आप देख लीजिए कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। 11th का सी जो है, डा और टा, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। देखिए वर्णमाला से एक प्रश्न आप मान के चलिए आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी मिल जाए। हर एग्जाम में वर्णमाला से एक प्रश्न तो बनता ही है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये किसके नीचे पूछा है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या फिर प्रधान उपवाक्य? तो ये विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी। तो हुसैन क्या है? देखिए हुसैन एक बहुत फेमस पेंटर है। तो इन्होंने देखिए मतलब अगर हम समझाना चाहें तो क्या है, इन्होंने कहा है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, यानी कई सारे चित्र पड़े हैं उसमें से सिर्फ उसका उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ, मतलब जो विशिष्ट हुसैन एक बहुत फेमस पेंटर है उनका बनाया हुआ है, इसलिए विशेषण उपवाक्य है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताए तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो हरियाणवी बोली है किससे स्पष्ट है? मैंने आपको बताया था पश्चिमोत्तरी या शौर्षयानी अपभ्रंश। कौरवी, खड़ी बोली जिसको कौरवी बोला जाता है, वो भी इससे ही निकली है। आगे चलते हैं। माफ कीजिए, अनुस्वार के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो अनुस्वार शुद्ध व्यंजन है, नहीं। अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाली नासिक्य ध्वनि है, तो ये बिल्कुल सही। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी परिभाषा भी यही है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन इसकी एक परिभाषा ये भी है। और अनुस्वार में क्या आपका जो अंकी बिंदी है और चंद्र बिंदु, ठीक है, अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु, इनको भी व्यंजन के अंतर्गत समझा जाता है। और देखिए इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कुछ शब्द हैं गुंजन, नंदन, नालंदा, कुंदन, ये सभी आपके कुछ अनुस्वार के इसमें यूज हुआ है। आगे चलते हैं।
जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई थी जब हमने चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कवर किए थे। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन बी। और बात करें अगर जो कृत प्रत्यय है, ये क्या होता है। देखिए, कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग किए जाते हैं और इनके योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे जानना प्लस वाला, इसको क्या बोलेंगे, जानने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो अलग अलग हैं। तद्धित मैंने आपको बता दिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं अगर क्रिया या धातु के अंत में शब्द जुड़ा है, क्योंकि प्रत्यय वही होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कृदंत। और ऐसा प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। बस यही अंतर, ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है, वो क्रिया है, ये क्रिया है। सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो साफ स्पष्ट है पहला जो शब्द है संयोग, ये आपका सम उपसर्ग से बना है। देखिए, सम उपसर्ग के शब्द काफी पूछता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। जैसे संगम, संग्रह के अलावा संतोष, संन्यास, ये जितने शब्द हैं ये आपके, संशय, ये सभी सम उपसर्ग से बने हैं। अगर बात करें, देखिए सुकर्म, सुकर्म में आपका जो है वो सु उपसर्ग है। ठीक है, सु उपसर्ग से बने कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे सुलभ। ठीक है, स्वागत जो शब्द है, हाँ, ये बहुत आता है, ये आप याद कर लीजिए, स्वागत, क्योंकि स्वागत बना है आपका सु प्लस आगत से। ठीक है, तो इसमें भी सु उपसर्ग आपका लगा है। इसके अलावा सुसंगठित, ये शब्द राजस्थान पीसीएस में आया हुआ है। और सुकृत, ठीक है, सुकृत भी आया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ये सु उपसर्ग से बना कुछ शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो इष्ट का अनिष्टि, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निष्कर्ष, ये गलत है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, तो यही आपका गलत है, ये सही होगा। सानुनासिक का निर्नुनासिक। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है। चक्र, चक्का, वक्ष, पर्ण, चैत्र का चैत ठीक है, छत्र का छत्र ठीक है। तो ये देखिए, वक्ष का पर्ण जो है ये आपका गलत है। देखिए, पर्ण जो है, पर्ण आपका पान का तद्भव है। अगर बात करें वक्ष, तो देखिए वक्ष आपको पता होगा, वक्ष स्थल जो आपका बदन होता है या बॉडी होती है, उसको बोला जाता है वक्ष। तो वक्ष और पर्ण में आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर बात करें पत्ते की, तो पत्ते का क्या होता है, पत्र। पत्ते का जो तत्सम है वो पत्र है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। तो अग्नि का पर्याय क्या नहीं है, अनिल। ठीक है, अनिल जो शब्द है ये हवा का पर्यायवाची है। अनल जो शब्द होता है, अनल, वो आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। बाकी वहनी, कृषाणु, हुताशन, पावक, धूम्रकेतु, जातदेव, रोहिताश्व, वायु सखा, ये जितने शब्द हैं कुछ ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। स्तवक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बड़ा अलग सा शब्द है, अच्छा शब्द है। तो जो फूलों का गुच्छा होता है, इसके लिए स्तवक शब्द का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए नया शब्द है, मैंने भी पहली बार ही इसको देखा। आगे चलते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये हमने पहले भी देखा है। इसका अर्थ होता है कि किसी कार्य की उपेक्षा करके किसी दूसरे कार्य में लग जाना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुष्प्रकृति जो शब्द है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन होगा दुह प्लस प्रकृति, तो दुष्प्रकृति आपका ये सही होगा। देखिए, इसका रूल देख लेते हैं, क्योंकि काफी प्रश्न इससे, षटकोण वाले शामे दो बदलता है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए अगर विसर्ग से पहले, जैसे यहां पर विसर्ग से पहले क्या है, दू, अगर विसर्ग से पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, जैसे यहां पर क्या है, छोटा ऊ इस प्रश्न में, और अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद आपका का, खा या फिर पा और फा। अब जैसे हम यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, विसर्ग के बाद आपका पा है, तो इसमें ये वाला दूर लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये विसर्ग होता है, विसर्ग की जगह आपका किसमें बदल जाता है, षटकोण वाले शामिल, लेकिन हलंत के साथ, मतलब आधा। इसको याद रखिएगा, ये इसका रूल है। फिर बता देता हूं, यदि विसर्ग के बाद
छोटी ई या छोटा ऊ हो और सॉरी विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का या खा और पा या फा इनमें से कुछ एक हो तो आपका जो विसर्ग है वो आधे शाह या षटकोण वाले शाह आधे में बदल जाता है। अब जैसे कुछ और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। निहि प्लस पाप, निहि प्लस पाप, तो ये क्या बदल जाएगा आपका निष्पाप। इसके अलावा दुहु प्लस कर्म, दुहु प्लस कर्म, तो ये दुष्कर्म। ठीक है, ये भी आया हुआ है। इसके अलावा एक और है काफी इंपॉर्टेंट, चतुष्पद। हाँ, चतु प्लस पद। अब देखेंगे यहां पर छोटा ऊ है और इसके बाद क्या है आपका विसर्ग के बाद पा है, तो ये आधे शाह में बदल जाएगा, तो चतुष्पद ये बन जाएगा। तो ये कुछ और इसके अन्य एग्जाम्पल। अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार की तो आपको पता होगा, बहुत लंबी सूची है पूरी। बात करी जाए तो इसमें 5 इसके टोटल मूल भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और शत्यानुप्रास। अगर बात करें, देखिए अनुप्रास अलंकार होता क्या है, तो जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें मां की आवृत्ति हो रही है और सा की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह देखिए वृत्यानुप्रास जो है ये पूछ लिया है एक बार। वृत्यानुप्रास कहां पर होता है? जहां पर एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। इसमें देखेंगे आप सा की बार बार आवृत्ति हो रही है, सा एक व्यंजन है, तो यहां पर आपका वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो अलंकार के टोटल आपके 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा का जो विकल्प नहीं है वो हमें चुनना है। मधुरता ठीक है। योगी, तो देखिए योगी कोई शब्द नहीं है, इसका भाववाचक संज्ञा से मतलब नहीं है। रुकावट, लोभ, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। 25वां, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे, कोई, कुछ, ये जितने भी होते हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन सी। 26वां देखते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन हमें बताना है। देव शब्द का बहुवचन क्या होता है? देवगण। ऑप्शन ए। इसके अलावा कुछ और, अगर इसी जैसे कुछ जो ये रूल है, गण लगाकर कुछ शब्दों में बहुवचन बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, श्रोतागण। ठीक है, इसके अलावा पाठक गण। ठीक है, पाठक का ये बहुवचन हो जाता है। एक थोड़ा सा और अलग रूल है, वो भी बता देता हूं, क्या पता आपसे कभी पूछ ले। वृंद। ठीक है, कुछ शब्दों के अंत में वृंद लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे बाल वृंद। ठीक है, बाल वृंद। इसके अलावा नारी वृंद, नारी वृंद। तो ये की रूल थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद रखिएगा कि कुछ शब्दों के अंत में वृंद लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। गण वाला हमने यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा वर्ग वाला भी शायद सबको पता ही होगा, एक रूल है कि कुछ शब्दों के अंत में वर्ग लगाकर, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़े के आगे वर्ग लगाएंगे तो पिछड़ा का बहुवचन बन जाता है। इसके अलावा अधिकारी वर्ग। ठीक है, अधिकारी गण नहीं होता, अधिकारी वर्ग ज्यादा सही शब्द है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काफी है। वृंद वाला याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा लोग इसको नहीं जानते। आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? तो मैं खाना खा चुका हूं, इसमें आपका समाप्ति बोधक क्रिया का या संयुक्त क्रिया का टाइप है। खा चुका हूं क्योंकि यहां पर समाप्ति, खाना वो ऑलरेडी फिनिश कर चुका है या खा चुका है। इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, मैंने कल ही देखिए आपको अच्छे से बताया था। वैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो बहुत सुंदर है, तो कैसी है? सुंदर है। लेकिन बहुत यहां पर क्या है? तो बहुत है प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। यहां पर देखते हैं, मुझे थोड़ी ही भूख है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है। देखिए फूल कैसा है? सुंदर है, और बहुत सुंदर है, तो इसमें प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं। संतरे कैसे हैं? खट्टे हैं। और कैसे खट्टे हैं? ज्यादा ही खट्टे हैं। तो ज्यादा ही क्या हो गया? प्रविशेषण। बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें देखिए जो बच्चे समझदार हैं इसमें आपका कोई प्रविशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। मुझे क्या है? भूख है, लेकिन कितनी भूख है? थोड़ी ही भूख है, तो थोड़ी आपका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो लास्ट वाले में कोई भी प्रविशेषण नहीं।
प्रविशेषण देखिए पूछता रहता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, उसकी डेफिनेशन ही सीधे पूछ लेता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्तनी है, उच्छ्वासित इस तरीके से नहीं लिखा जाता। उच्छ्वासित की जो है या उच्छ्वसित की जो सही वर्तनी है वो ये है, उच्छ्वसित। ठीक है, उच्छ्वसित इस तरीके से ये लिखा जाता है। इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा अपादान से पृथक, जहां पर पृथककरण का भाव होता है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। अब इसमें देखते हैं, उसके हाथ से कलम गिरा, बिल्कुल ठीक है, इसमें है। पतझड़ में पीपल के पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। वह कलम से लिखता है, तो देखिए कलम के से द्वारा, तो इसमें क्या होगा आपका, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, तो इसमें आपका करण कारक। नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है, तो इसमें भी आपका अपादान कारक ही। अब देखते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न, सॉरी सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के, मैं इनके आंसर आपको बता देता हूं। देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन प्लीज आप सॉल्व किया कीजिए क्योंकि आपकी तैयारी इससे बेहतर होगी। 31 का होगा सी। 32वां जो कथन कारण वाला प्रश्न है, प्रश्न आप पहले देख लीजिए। 32 का जो आंसर है वो है डी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। 33 का है बी। 34 का ए। 35 का है डी। 36 का बी। 37 डी। 38 ए, डायरेक्शन वाला प्रश्न है। 39 सी। 39 का सी। 40वें का बी। 41वां देखते हैं ए। 42वां डी। 43वां बी। 44वां डी और 45वां। ये प्रश्न काफी आते हैं यूपी ट्रिपल एस में, आकृति वाले। 45वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हो गए। अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया। तो इन्होंने करंट अफेयर्स के प्रश्न भी दिए हैं और 2024 का ही है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन जो है सरयू नदी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। यहीं पर ये सोलर क्रूज मारुति लॉन्च किया गया था। अयोध्या में आपको पता होगा लगातार सरकार के द्वारा उसको एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए डेवलप किए गए हैं। अयोध्या मंदिर की स्थापना भी वहां पर की गई है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी वहां पर बनाया गया है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी रहे। बात करें, अगर अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है इसके मुख्य वास्तुकार या आर्किटेक्ट कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा जी। चंद्रकांत सोमपुरा जी मुख्य रूप से आर्किटेक्ट है। और जो मूर्ति बनाई है ब्लैक कलर की, वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो अरुण योगीराज। अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाई गई है। अब बात करते हैं थोड़ा सरयू नदी की। सरयू नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी भारत के बाहर से इसका ओरिजिन होता है। जो तिब्बतन प्लेट्यू है या तिब्बत का पठार है, वहां पर एक ग्लेशियर है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है, मापचा चुंगो। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और इसको देखिए करनाली के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पर शुरू में इसको घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और जो अयोध्या में इसको हम बोला जाता है सरयू नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। करनाली इसकी एक सहायक नदी भी है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा छोटी गंडक भी इसकी एक सहायक नदी है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत के बाहर से मापचा चुंगो से इसका ओरिजिन होता है। इसको घाघरा, शुरू में घाघरा के नाम से जानते हैं। इसको करनाली के नाम से भी कुछ जगह जाना जाता है और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देखिए, एक अभी फैक्ट चर्चा में है सरयू नदी से, वो भी बता देता हूं। अभी श्रीलंका में एक मंदिर है सीता अम्मन टेम्पल या सीता अम्मन मंदिर। वहां पर चढ़ाने के लिए एक महोत्सव होता है, कुंभ अभिषेकम महोत्सव, उस मंदिर में। तो वहां पर सरयू नदी का जल चढ़ाने के लिए लेकर जाया गया था। तो उसको भी याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछ ले कि सीता अम्मन मंदिर या कुंभ अभिषेकम महोत्सव कहां पर होता है, तो श्रीलंका में स्थित मंदिर में होता है। आगे चलते हैं।
इसके अलावा देखिए सरयू नदी के किनारे आपको पता है अयोध्या नगर आपका बसा हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन बी में जो है गोमती नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी आपको पता होगा एक मैदानी नदी है जो पीलीभीत में एक लीक है, फुलहर झील या गोमत लेक, गोमत ताल, वहां से ये निकलती है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके किनारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, तीनों याद कर लीजिए क्योंकि पूछता रहता है। एक है आपका जौनपुर, दूसरा सुल्तानपुर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये तीन शहर इसके किनारे स्थित हैं गोमती नदी के। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो आपको पता है इंसुलिन जो डायबिटीज वगैरह होती है उससे संबंधित है। तो पैनक्रियास जो होता है या अग्नाशय, उससे ये एक्सक्रीट होता है, सीक्रेट होता है। थोड़ा सा देखिए पैनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि पैनक्रियास से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पैनक्रियास जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्रंथि का उदाहरण है। इसमें देखिए दो तरह की ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, एक होती है एंडोक्रिन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्रिन ग्लैंड। अब देखिए हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। एक होते हैं डक्ट ग्लैंड और एक होती है डक्टलेस ग्लैंड जो सीधे ब्लड में अपने हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और एक होती है जो डक्ट में हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो जो अग्नाशय है ये दोनों तरीके से काम करता है, ये एक मिश्रित ग्लैंड है। अब बात करें देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन तरह की सेल्स अग्नाशय में होती हैं। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल और एक होती है आपकी डेल्टा सेल। अब देखिए क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अलग अलग सेल्स में से अलग अलग हार्मोन्स ये निकालती है। जो अल्फा सेल है यहां से निकलता है ग्लूकागॉन, जो आपसे प्रश्न में पूछा है। बात करें बीटा सेल्स, तो बीटा सेल्स में होते हैं देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, यहां से निकलता है आपका इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं हमारी, यहां से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो पैनक्रियाज में तीन इंपॉर्टेंट तरह की सेल्स होती हैं और तीनों अलग अलग हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज करती हैं। देखिए याद रखिएगा क्योंकि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस है बीटा सेल्स वाला, यही सबसे ज्यादा पूछता है कि जो पैनक्रियाज है कौन सी सेल्स आपका इंसुलिन निकालती हैं। तो बीटा सेल्स जो है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस बोला जाता है, वहां से ये निकलती हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पैनक्रियाज से इसके अलावा नहीं बनते। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, अगर इंसुलिन की बात करें तो आप सबको पता है जो बॉडी में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता तो आप किस बीमारी से जूझ रहे होते हैं? डायबिटीज से। आगे चलते हैं। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव आपको कितने समय के भीतर कराने होते हैं? तो सबको पता है जो पंचायत अगर आपने भंग की है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने होंगे। ठीक है, अगर बात करें क्योंकि शुरुआत में आप सबको पता होगा पंचायती राज की बात हमारे संविधान में नहीं की गई थी। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ आया था। तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये PRIs यानी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, और जो 74वां संविधान संशोधन है ये अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी निकाय होते हैं उनसे संबंधित है। इसके द्वारा हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया, पहले 73वें संविधान से भाग 9 जोड़ा गया और 74वें संविधान से भाग 9 का जोड़ा गया। और कौन कौन से दो शेड्यूल इसके द्वारा जोड़े गए? अनुसूचियां जोड़ी गई 11वीं और 12वीं अनुसूची। बात करें अगर जो 11वीं अनुसूची है कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और दो प्रश्न इससे और बन जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 इससे संबंधित है। बात करें अगर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपको पता है जो पंचायत के इलेक्शन कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन जो किया गया है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 243 के। और स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग जो इनको फंडिंग प्रोवाइड कराता है, उसकी जो बात की गई है कौन से अनुच्छेद में की गई है? 243I। ये दोनों अनुच्छेद देखिए याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके अलावा ज्यादा और एक प्रश्न बनता है ज्यादातर समितियों से कि कौन कौन सी समिति इससे बनी है। तो 4 समिति इससे ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। पहली बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, फिर GVK राव कमेटी 1985 में बनी और फिर LM सिंघवी कमेटी 1986 में बनी। और एक और कमेटी थोड़ी सी संबंधित है पंचायती राज से, वैलिडेशन ऑफ पंचायती राज से संबंधित है, 1989 में बनी PK थुंगन कमेटी। 1988 में बनाई गई थी, रिपोर्ट इसकी बाद में आई। 1988 में PK थुंगन
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये 5 समिति आप याद कर लीजिए, इसके अलावा इससे बाहर प्रश्न मुझे नहीं लगता बनेगा। हाँ, एक बेसिक फैक्ट ये पूछ लेता है, पता आप सबको ही होगा कि भारत में पहली पंचायत कहां पर एस्टेब्लिश की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। और भारत की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम कहां पर बना है? मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाया गया था। आगे चलते हैं, 6 माह इसका आंसर है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य नेशनल पार्क। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? उत्तराखंड में। बाद में एक बहुत फेमस शिकारी हैं जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इनका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम रखा गया है। बात करें जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था हमारा 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला सबसे पहला वन जो नेशनल पार्क था वो यही था। अन्य जो नेशनल पार्क है उनको देख लेते हैं। बांदीपुर कहां पर है? बांदीपुर कर्नाटक में है। डंपा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। मानस कहां पर है? मानस आपका असम में स्थित है। इसके अलावा असम का एक और नेशनल पार्क अभी चर्चा में था 1 से 2 दिन पहले, राईमोना नेशनल पार्क। ठीक है, राईमोना नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। आगे चलते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत की जाती है? तो राज्यपाल से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपको पता होगा जो स्टेट का हेड होता है, एक होता है स्टेट का हेड, एक होता है गवर्नमेंट का हेड। तो स्टेट का जो हेड होता है उसको बोला जाता है गवर्नर, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको बोला जाता है चीफ मिनिस्टर। हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। 153 में यह कहा जाता है कि राज्यों का गवर्नर कौन होगा, या गवर्नर की बात की जाती है, लेकिन जो नियुक्ति के प्रावधान है या अपॉइंटमेंट के प्रावधान है वो अनुच्छेद 155 के तहत मिलते हैं। गवर्नर से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बनता है? गवर्नर के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 213 में। प्रेसिडेंट के कौन से अनुच्छेद में आती है? 123 में। तो प्रेसिडेंट 123 अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश जारी करता है, गवर्नर अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी करता है। कोई भी एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर एक साथ हो सकता है यदि पार्लियामेंट इस संबंध में ऐसा कोई कानून पास कर दे। बात करें जो गवर्नर की माफी की शक्तियां होती हैं, गवर्नर लगभग हर केस में माफी दे सकता है, लेकिन अगर मृत्यु दंड की सजा किसी को मिली है तो मृत्यु दंड की सजा को कम करने का या माफ करने का अधिकार गवर्नर को नहीं है, यह अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है। और प्रेसिडेंट की जो माफी की शक्तियां होती हैं या पार्डनिंग पावर्स होती हैं कौन से अनुच्छेद में आती हैं? अनुच्छेद 72 के तहत वो आती हैं, 72। और गवर्नर की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? 161। ठीक है, दोनों को याद रखिए, ये सारे वही प्रश्न हैं देखिए जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, मैं वही आपको समराइज करा रहा हूं। बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजनी नायडू जी। बात करें राज्यपाल के कितना कार्यकाल होता है? पद का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हटा भी इसे सकता है। कम से कम राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? लगभग 35 साल की एज होनी चाहिए। वैसे तो कोई ये नहीं कहा गया है कि कहाँ का होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अब ये किया जाता है कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो ज्यादातर बाहर के किसी स्टेट के होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं, वो गुजरात से संबंधित है। तो अगला देखते हैं, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एक्ट आया था आपका नाबार्ड एक्ट 1981, एक्ट 1981 का है, लेकिन स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को की गई है। तो 1982 में बैकग्राउंड क्या रहा? एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है बी शिवारमन कमेटी। ठीक है, बी शिवारमन कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कमेटी की संस्तुतियों पर या इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई है। हमारे भारत में जो आरआरबी है यानी रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनको ये मैनेज करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें अगर, तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया था, प्रथमा बैंक। ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा आपको, प्रथमा बैंक यानी प्रथम बैंक। ये मुरादाबाद में स्टेब्लिश किया गया था 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को। इसके अलावा अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, क्योंकि एक ग्रामीण बैंक था आपका सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, उन दोनों को मिलाकर यानी प्रथमा बैंक और सर्व यूपी ग्रामीण बैंक का मर्जर अब हो गया है, इसलिए इनको अब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय मुरादाबाद में ही है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछता रहता है।
बात करें कोई भी जितने भी आपके ग्रामीण बैंक होते हैं उनका कोई ना कोई एक स्पॉन्सर नेशनलाइज्ड बैंक होता है या राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। तो प्रथमा बैंक का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अभी देखिए एक ग्रामीण बैंक और चर्चा में है, उसकी बात कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना जो आपकी स्कीम है, अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाई गई एक पेंशन स्कीम है। इसमें अभी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, एनरोलमेंट होते हैं, उसके लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को एक राष्ट्रीय पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन से बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है या प्रायोजक बैंक है कैनरा बैंक। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट हो गए। आगे चलते हैं। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहां से पहली ट्रेन लॉन्च की अमृत भारत? अयोध्या से, ऑप्शन डी। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट है, इसी साल की न्यूज है। तो किसको सम्मानित किया है? आदित्य यादव को। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो बात हो रही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है वो अगर ऐसा शब्द देखें तो हमें ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखने के लिए मिलता है। तो जो ब्रंटलैंड कमीशन है इसकी रिपोर्ट आती है 1987 में। ठीक है, हो क्या रहा था देखिए। इससे पहले भी अगर मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का देख लेते हैं। 1962 में एक किताब आती है रेचल कार्लसन की, द साइलेंट स्प्रिंग। ये बुक याद कर लीजिए, बुक बहुत पूछता है। द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। ठीक है, इसमें स्पेशली जिक्र किया जाता है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ जो पर्यावरण है उसको हानि पहुंच रही है, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सबसे पहली रिपोर्ट मानी जाती है। इसके बाद देखिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट है 1972। 1972 में एक रिपोर्ट आती है क्लब ऑफ रोम की, क्लब ऑफ रोम, और इसका नाम होता है लिमिट टू ग्रोथ। देखिए सारे यूपी पीसीएस में प्रश्न ये पूछे हुए हैं। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ। तो फिर से बता देता हूं, 1962 में रेचल कार्लसन की बुक आती है द साइलेंट स्प्रिंग, इसमें बात की जाती है। फिर 1972 में क्लब ऑफ रोम की लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट आती है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। और फिर आपका जो मेन है वो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है 1987 में, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो आपको याद रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। ये इस रिपोर्ट का टाइटल है, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का। और देखिए नाम इसका ब्रंटलैंड आपको रखना होगा। ब्रंटलैंड क्यों नाम है? तो इसकी जो चेयरपर्सन थी वो थी नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर रही हैं ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, उसके नाम पर इनका नाम रखा गया था। इसमें सबसे पहले आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। देखिए 55वां क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। तो देखिए बताता हूं आपको, जो सेल होती है हमारी बॉडी में, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, HOOKE, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है जिसको हम इंग्लिश में सेल न्यूक्लियस बोलते हैं, उसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो पहला सही है। क्रोमोसोम, हॉम फिशर, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? 23 पेयर, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमैटिन, जिनसे क्रोमोसोम मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको वॉल्टर फ्लेमिंग ने खोजा है, ये भी ठीक है। राइबोसोम, देखिए ये गलत है, राइबोसोम की खोज सीडी दुबे ने नहीं की है, जॉर्ज ई पैलेड। ठीक है, जॉर्ज या GE पैलेड, PALADE, जॉर्ज ई पैलेड ने राइबोसोम की खोज की है। राइबोसोम के बारे में एक स्टेटमेंट है, इसको रट लीजिए। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी हमारे बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। इसको याद कर लीजिए, बार बार कह रहा हूं, पूछता रहता है। राइबोसोम में आपको DNA मिलेगा, RNA मिलेगा, तो इट कंटेन्स RNA। ठीक है, RNA इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये दो स्टेटमेंट प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, और हाँ एक बार ये पूछ लिया था, जो सेल होती है, कोशिका होती है, सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? हम कोशिकाओं की जो अध्ययन करते हैं इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। अब देखते हैं हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है,
लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑंग्ल नेपाल युद्ध। ऑंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 से 1816 तक हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ सगौली आपकी हुई थी, जिसके कारण नेपाल और जो वर्तमान में उत्तराखंड है इसके कुछ हिस्से ब्रिटेन के पास आ गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है 1813 से लेकर 1823 तक रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ले का कार्यकाल भारत में रहा है 1798 से लेकर 1905 तक का। इसमें पूछा है चतुर्थ ऑंग्ल मैसूर युद्ध। अब चतुर्थ ऑंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो इसके कार्यकाल के दौरान होता है, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहाँ रहते हैं 1786 से 1793 तक, और ये कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें 1816 से लेकर 1818 तक होता है, और इस दौरान भी आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ही भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, तो ये आपका गलत है। चौथा गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक प्रश्न बहुत पूछता रहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक वजह से और जाने जाते हैं, इन्होंने जो कॉर्नवालिस कोड है यानी भारत की जो सिविल सर्विसेज है उसकी आधारशिला ऐसा माना जाता है इन्होंने ही रखी है। इसके अलावा जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, स्थायी बंदोबस्त, जिसे इजारादारी सिस्टम, जमींदारी सेटलमेंट ये भी बोला जाता है, तो वो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही आया था, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टिहरी बांध बना है, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर बना है। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम यही है। इससे पहले था भाखड़ा नांगल बांध जो सतलुज नदी के ऊपर है, अब वर्तमान में सबसे ऊंचा डैम यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर 58 की बात करें, विटामिन डी सुखंडी, ठीक है, स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, पायरिया वगैरह जिसे बोला जाता है। विटामिन ए गठिया। विटामिन ए आपको पता है क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। और किसकी कमी से होता है? विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, तो गठिया इसका नहीं है। विटामिन बी1, इसकी कमी से बेरीबेरी। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को बोला गया था भारतीय अशांति का जनक, या इंग्लिश में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और किसके द्वारा इनको ये संज्ञा दी गई है? तो तत्कालीन एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वैलेंटाइन शिरोल, CHIROL। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को यह संज्ञा दी थी। बात करें A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम आपको पता होगा, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इसमें इन्होंने रोल प्ले किया था। A.O. ह्यूम से एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो A.O. ह्यूम की जीवनी है या बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? तो विलियम वेडरबर्न, इनके द्वारा इनकी बायोग्राफी लिखी गई है। बात करें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ या जो निकासी का सिद्धांत था वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1902 में आई थी, उसमें इन्होंने ये बात की है कि कैसे भारत से धन का दोहन ब्रिटेन में किया जाता था और भारत को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता था। और अगर बात करें इनके बारे में, एक जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है वो ये बनता है, भारत की ओर से ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स या लोअर हाउस में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी ही थे। और एक बार ये पूछ लिया था कौन सी पार्टी से ये इलेक्ट हुए थे? तो लिबरल पार्टी से, ठीक है, उदारवादी पार्टी से ये इलेक्ट इसमें हुए थे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दो चोटी भारतीय प्रायद्वीप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी अनाईमुडी। अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2695 मीटर इसकी हाइट है। और अगर बात करें नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, पहली बता देता हूं, अनाईमुडी जो चोटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर नहीं है, ये अन्नामलाई हिल्स पर स्थित है, ठीक है। अब बात करें अगर नीलगिरी की, तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये भी याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछ चुका है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और पूरे अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो अन्नामलाई हिल्स पर स्थित है। देखिए अनाईमुडी का मतलब क्या होता है? एलिफेंट हेड, ठीक है, यानी हाथी का मुंह, लोकल भाषा में इसका मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन, आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूं, 61
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में राजीव गांधी की सरकार में, उसमें ये एज घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और यही वो साल था, क्योंकि देखिए जब आपने एज घटाई तो ज्यादा लोग वोट के लिए एलिजिबल हो गए, इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन था पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, 1989 में उसको 2 मेंबर उसमें जोड़े गए, तो 3 मेंबर बॉडी उसको बना दिया गया था। इसको याद रखिएगा, एक इलेक्शन कमिश्नर होता था और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो सबसे पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी इलेक्शन कमीशन तभी बनाया गया। आगे चलते हैं। पहले थोड़ा डिलीट इसको हटा देता हूं मैं। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी आइलैंड सबको पता है, प्रशांत महासागर में ये द्वीप अवस्थित है। बात करें अगर फिजी की, तो फिजी की कैपिटल कहां पर है? फिजी की राजधानी है सुवा, ठीक है, सुवा। और यहां की जो मुद्रा है वो है फिजियन डॉलर, ठीक है, फिजियन डॉलर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह पूछा गया है प्री में। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। भारत में अगर बात करें सबसे ज्यादा किसका है, तो भारत में सबसे ज्यादा है बिहार का जनसंख्या घनत्व। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? 3971 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर गाजियाबाद का। सबसे कम किसका है? महोबा का। महोबा का मिनिमम है, माफ कीजिए मैंने शायद महोबा बोल दिया, ललितपुर है, माफ कीजिए। सबसे कम जनसंख्या है महोबा में, घनत्व की बात यहां पर कर रहा है, माफी चाहूंगा, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर का जनसंख्या घनत्व मिनिमम है। बात करें अगर पूरे भारत का जो एवरेज जनसंख्या घनत्व है कितना है, तो वो 382 है, ठीक है, पूरे भारत का औसत 382। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, 829, ठीक है। इसको फिर से मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का 3971, सबसे कम है ललितपुर का। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का काकोरी स्टेशन है, वहां पर हथियारों से भरी गाड़ी को लूटा गया था। तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी ये इसमें शामिल थी। बात करें अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। अभी महाराष्ट्र का मैंने कल क्वेश्चन डाला था, महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछ लिया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी शामिल थे, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में स्थापना की गई थी। लेकिन देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। देखिए 1919 के बाद, स्पेशली जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद भारत में मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और इसका एक काफी इंपॉर्टेंट कारण और होता है, 1914 से 1918 में आपके, या 1917-18 की बात करें तो रशिया में रिवॉल्यूशन चल रहा होता है, ठीक है। और इससे जो हमारे भारत के क्रांतिकारी होते हैं, जिसमें भगत सिंह जी काफी प्रमुख थे, क्योंकि भगत सिंह को अगर आपने पढ़ा हो तो वो जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इसी के कारण भारत में भी मिलिटेंट एक्टिविटीज या जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, बहुत बढ़ रही थी। तो इसी को चैनलाइज करने के लिए पंजाब, यूपी और बिहार वाली बेल्ट में एक संस्था की स्थापना की घोषणा की गई। और 1924 में, ठीक है, अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसमें जब इसकी स्थापना की गई तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लोग थे। 3 नाम बहुत फेमस हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ है, जोगेश चंद्र बनर्जी या जेसी बनर्जी, और तीसरे सचिन सान्याल। और इन्होंने आर्म्ड रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन को, क्रांतिकारी गतिविधियों को चैनलाइज करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। अब देखिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, लेकिन बाद में इस संस्था का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। पहले ये HRA थी, बाद में इसको HSRA सोशलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि सोशलिस्ट आपको पता है, जो रूस में मैंने आपको बताया क्रांति चल रही थी, तो वहां से प्रभावित होकर इन्होंने इसमें सोशलिस्ट टर्म जोड़ा। और फिर उसकी बैठक होने लगी थी नई दिल्ली में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई है, फिरोजशाह कोटला में। और जो उसकी पूर्ववर्ती संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना कानपुर में हुई है अक्टूबर 1924 में, ठीक है। तो उसकी 1924 में और इसकी स्थापना होती है 1928 में, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसमें मेन जो मेंबर होते हैं वो होते हैं भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और आपका विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो इसकी गतिविधि है वो होती है सॉन्डर्स का मर्डर। एक्चुअल में क्या होता है, 1928 में आप सबको पता है साइमन कमीशन भारत में आता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। उसी दौरान एक इनका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जिसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। ये लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर लाठियों से हमला करा देता है, बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी होते हैं काफी नाराज होते हैं और फिर वो जो जेम्स स्कॉट होता है इसको मारने की योजना बनाते हैं। तो लेकिन गलती से देखिए होता क्या है, जो सॉन्डर्स होता है उस समय एएसपी, एसपी नहीं होता, वो एएसपी होता है। गलती से उसको ये जेम्स स्कॉट समझ लेते हैं और उसकी गोली मारकर ये हत्या कर देते हैं। और यही देखिए लाहौर वाला जो केस है, लाहौर कंस्पिरेसी केस, इसी में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। इसके अलावा एक और इनकी इंपॉर्टेंट गतिविधि कौन सी थी, अप्रैल 1929 में ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें बम फेंकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी होती है वो होती है आपकी लाहौर कंस्पिरेसी केस में, यानी जो सॉन्डर्स का मर्डर ये करते हैं उसमें। ठीक है, यही मुझे लगता है इससे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसमें देखिए जो कुछ क्रांतिकारी हैं, मैं उसमें से आपको कुछ एक दो फैक्ट्स और बता देता हूं। मैंने आपको बताया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे भगवती चरण वोहरा। तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा एक किताब लिखी गई है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब मतलब एक तरह से क्रांतिकारियों का सिंबल था। तो द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की जो रचना की है वो भगवती चरण वोहरा ने की है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और गदर पार्टी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी के बारे में पूछता रहता है, कहां पर इसकी स्थापना की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। और इससे कौन कौन लीडर जुड़े थे, इससे सोहन सिंह भाकड़ा, लाला हरदयाल, ये मेन इंपॉर्टेंट इसमें लीडर थे। आगे चलते हैं। अभिनव भारत किसकी है, अभिनव भारत वीडी सावरकर या सावरकर ब्रदर्स ने इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। भारत में दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत रहता है, तो अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 17% जो पूरी दुनिया की आबादी है वो भारत में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की रैंक पूरे देश में पहली है। ठीक है, तो यही हमारा जीएस का सेक्शन था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संबंध में बैच फाइलों के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो वे आपके आदेशों के एक समूह को सामूहित करने और उन्हें एक के बाद एक चलाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। 67 देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का विस्तारित रूप क्या है, तो वायरस का विस्तारित रूप क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी जो आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स हैं, संसाधन है, वो रोक दिए गए हैं किसके द्वारा, वायरस के अटैक के द्वारा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और जूम डायलॉग बॉक्स विदाउट यूजिंग अ माउस, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट आपकी मदद करेगा, तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट हमारी मदद करेगा, Alt+W+Q। इसमें कंप्यूटर के प्रश्न काफी अच्छे हैं। टम्बलर और मीडियम किस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, तो ये ब्लॉगिंग या कम्युनिटी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। एमएस वर्ड में पेस्ट पोजीशन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए Ctrl+Alt+V। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी जनरेशन की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है, तो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या संबंधित है, प्रच्छा भाषा या क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आजकल आपने देखा भी होगा एसक्यूएल वगैरह भी बहुत ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है, तो क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस। कौन सा वायरस स्वयं को सीधे .exe या .com फाइल से जोड़ता है और इसके एग्जीक्यूशन के समय डिवाइस में प्रवेश करता है, तो कौन सा वायरस ये होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस, DAV। 75वां देखते हैं। निम्नलिखित में से उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, तो किसमें यह होता है, लेजर प्रिंटर में। सीपीयू में
CMOS या CMOS चिप का क्या उद्देश्य होता है? तो CMOS चिप का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो सिस्टम की सूचनाएं हैं जैसे टाइम और तिथि को सेव करता है। ऑप्शन बी। डैश में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है, तो ये आपका बफर। ऑप्शन डी। वेब बेकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो वेब बेकन से अभिप्राय है यह एक पारदर्शी ग्राफिक इमेज होती है जिसे वेबसाइट पर ईमेल में रखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा नया है। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है। आगे चलते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए फोर्ट्रॉन, यानी फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंपाइलर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो कंपाइलर आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे ही इसमें सही हैं, ये भी इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखते हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो कहां पर? गाजियाबाद में की गई है। गाजियाबाद का भी हमने ऊपर देखा था क्यों प्रसिद्ध है। गाजियाबाद भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 3971 पॉपुलेशन डेंसिटी है गाजियाबाद की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.68। अगर बात करें मेल की और फीमेल की, तो मेल और फीमेल की अलग अलग बता देता हूं। तो पुरुषों की है 77.3 और महिलाओं की है 57.2। सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की है 80.12%। उसके बाद कानपुर, औरैया और इटावा है। अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो वो है श्रावस्ती की। ठीक है, ये याद आप रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां ब्रिटिश कंपनी ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किया जाएगा। यह देश के किसी भी जिले में एक साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश है। तो कहां पर यह निवेश करेगी कंपनी? अयोध्या में। ऑप्शन ए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। बात करें विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, तो कब मनाया जाता है? ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो कपास आपका होता है या कॉटन, इसके लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में इसकी एक इंडिजेनस या डोमेस्टिक फसल उगाई जाती है और उसका जो सबसे सूटेबल टाइम पीरियड है वो है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। बात करें कॉटन की, तो कॉटन आपका एक खरीफ क्रॉप है या खरीफ फसल है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है? तो रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मिट्टी सबसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जो आपको गुजरात और महाराष्ट्र वाली बेल्ट है वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर सबसे उत्तर प्रदेश का, जैसे ये प्रश्न है तो मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड कॉटन या इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा। ठीक है, इन 4 जिलों में इंटेंसिव कॉटन या गहन कपास विकास कार्यक्रम चला रही है। बात करें भारत के स्तर पर, तो भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है गुजरात। विश्व में बात करें तो विश्व में अगर 2022-23 की रैंकिंग देखें तो इंडिया नंबर 1 पर है और सेकंड रैंक है चाइना की कपास के उत्पादन में। भारत में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास उगाई जाती है जिसका क्या नाम है? बीटी कॉटन। बीटी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। इसमें आपका सॉइल बैक्टीरिया रहता है, सॉइल बैक्टीरिया। देखिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया एक पॉइजन सीक्रेट करता है। बीटी जो कॉटन है, कपास में एक कीड़ा लगता है पिंक बॉलवॉर्म। ठीक है, ये कीड़ा इसमें लगता है, लेकिन जो हमने बीटी कॉटन डेवलप किया है उसमें ये सॉइल बैक्टीरिया एक पॉइजन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से इस पेड़ में ये कीड़ा नहीं लग पाता।
और कॉटन की फसल आपकी खराब नहीं होती है। तो ये आपका सॉइल बैक्टीरिया है, इसको याद रखिएगा। और फुल फॉर्म भी याद रखिए, पूछ चुका है इसलिए बता दिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है सारे से संबंधित फैक्ट हो गए। जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल मॉनसून से या ऑनसेट ऑफ मॉनसून लगाई जाती है, क्योंकि इनको बढ़ोतरी के समय या ग्रोथ के समय पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है? राइस या चावल। चावल का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वेस्ट बंगाल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के किनारे, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तीनों गोमती नदी के किनारे हैं। जो सई नदी है, सई आपका गोमती नदी की एक सहायक नदी है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मैंने बाकायदा आपको मैप दिखाकर पहले भी बताया था, फिर से हम पूरा इसका मैप देख लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहां से आप देख सकते हैं नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इसमें कौन सा नहीं है आपका? सीतापुर नहीं है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के साथ हम लगभग 579 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें से कुछ और प्रश्न जो बनते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या सबसे पूर्वी जिला बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। इन चारों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एरिया की। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से लखीमपुर खीरी, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया वाइज। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हापुड़। बात करें, अब आपको यहां पर देखिए एक और दिख रहा होगा, मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं, ये वाला, ये है आपका महाराजगंज। महाराजगंज अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है, क्यों? पूरी दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, यानी लाल गिद्ध वाले सिरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां पर बनने वाला है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। देखिए पूरी दुनिया का पहला है, इसको रट लीजिए, जरूर आपसे पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो लाल सिर वाले गिद्ध या जिसको एशियन किंग वल्चर बोला जाता है, उससे यह न्यूज संबंधित है, तो महाराजगंज में वो बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज चर्चा में है, वो देखते हैं। ठीक है, आपका जिला है कौन सा? ये वाराणसी। वाराणसी जिले में एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी 2 से 3 दिन पहले चर्चा में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 6800 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो एक विश्व यानी वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप किया जाएगा। ये अभी मैं आपको पिछले हफ्ते की सारी न्यूज बता रहा हूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपकी तैयारी इससे बेहतर रहेगी। अब यहां से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मैप से। एक तो कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को सबसे ज्यादा दूसरे राज्य टच करते हैं? तो आपको दिख रहा होगा सोनभद्र। सोनभद्र को एमपी टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है, झारखंड टच करता है और यहां से बिहार भी इसको टच करता है। तो 4 राज्य से टच करते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है? वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आप यहां पर देखेंगे 11 जिले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करते हैं मध्य प्रदेश से। और एक यहां पर फैक्ट बहुत अच्छा है, प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, देखिए केवल ललितपुर, अन्य केवल झांसी को ये टच करता है, अन्य किसी जिले को ये टच नहीं करता। तो अगर आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम दूसरे जिलों को टच करता है, वो है ललितपुर। जल्दी से कुछ और फैक्ट बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारासिंगा है। बारासिंगा का साइंटिफिक नेम रिसर्वस डुवासेली। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च। साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट हो गए। अब देखते हैं आगे का अगला प्रश्न। अगर सेशन अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रीस या ग्रीस ऑफ ईस्ट बोला जाता है? जैसे ग्रीस देखिए कल्चरल या रोमन साम्राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, ऐसे ही भारत की धार्मिक नगरी किसको कहा जाता है? वाराणसी को, ठीक है, या बनारस को। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है।
मेले देखते हैं। बटेश्वर का मेला आपका कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। देवा शरीफ बाराबंकी कहाँ पर? हाजी वारिश अली शाह की दरगाह पर, बाराबंकी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिदास जयंती, हरिदास जी कौन थे? तानसेन जी के गुरु इनको माना जाता है। तानसेन जी का असली नाम रामतनु पांडे। वृंदावन में मनाई जाती है। नौचंदी का मेला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, मेरठ में मनाया जाता है। मेरठ से ही एक इलाहाबाद तक एक्सप्रेस चलती है जिसका नाम है नौचंदी एक्सप्रेस, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप इसको मिला लीजिए। 89 का अगर आप मिलाएंगे तो फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का पहला है, सी का फोर्थ है, तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा 89 का। सॉरी माफ कीजिए, डी, नहीं बी ही सही है, ठीक है। बटेश्वर आगरा, बी का पहला, सी का फोर्थ, हाँ यही ठीक है, डी का दूसरा। आगे चलते हैं। और अगरिया, बेगा तथा गुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये आपके सोनभद्र में निवास करती हैं। अब देखिए फटाफट हम जनजातियों का रिवीजन कर लेते हैं मैप के माध्यम से। यहां पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बिजनौर में महिगीर और बुक्सा जनजाति मिलती है। थारू जनजाति इंपॉर्टेंट क्यों है? उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट यानी संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है, जनजातीय समूह है, वो यही जनजाति है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में ये पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं जो खरवार जनजाति है, ये देवरिया, बलिया और गाजीपुर में आपको देखने के लिए मिलेगी। वाराणसी में आपको चेरो जनजाति देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा, सोनभद्र यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजातीय जनसंख्या है वो आपका यहीं पर स्थित है, सोनभद्र में। कर्मा, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिका, पठारी, चेरो जो आपसे प्रश्न में पूछा, भुइया, खरवार, ये 3 जनजाति आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर, गोड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पंखा और खरवार, ये जनजाति आपको मिर्जापुर में मिलेंगी। ललितपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है सहरिया, एकमात्र ये जनजाति है, इसलिए ललितपुर से ये प्रश्न पूछ चुका है। बात करें सबसे ज्यादा तो हमने देख लिया सोनभद्र में है। मिनिमम एसटी या सबसे कम एसटी आपको कहां पर मिलेंगे? बागपत, ठीक है, पश्चिमी यूपी का जिला है बागपत, यहां सबसे कम है। और बागपत के बारे में खास बात यह है यहां पर एससी भी सबसे कम है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियां भी सबसे कम है। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां पर है? कौशाम्बी, ठीक है। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट जनजातियों से हो गए। एक प्रश्न और पूछ लेता है। प्रश्न ये बनता है क्योंकि देखिए 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद प्रश्न ये आया था कौन से साल में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? तो 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा दे दिया गया था। ये साल याद रखिएगा, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके मथुरा में स्थित है, ठीक है। मथुरा में ही आपका मखदूम में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन गोट्स यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वो भी मथुरा के मखदूम में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब से सृजित किया गया है? तो जो एक्ट आया था, ये एक्ट आया था आपका उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश उप लोकायुक्त अधिनियम 1975, वर्ष 1975 में। और हमारे जो पहले लोकायुक्त बने थे वो बने थे जस्टिस विश्वंभर दयाल जी, ठीक है, 1977 में। नाम याद रखिएगा, विश्वंभर दयाल। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? और मैं माफ कीजिए वो बताना भूल गया, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा सर, ठीक है, संजय मिश्रा। हाँ, तो ये हम देख लेते हैं। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एसडब्ल्यूसी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी 3 आपकी इससे ही संबंधित संस्थाएं हैं।
ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो आजमगढ़ में एक जगह है निजामाबाद ब्लैक पॉटरी इसको बोला जाता है। इसको जीआई टैग मिला है 2015 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो ये झांसी में क्रॉस करते हैं। 1 जनवरी 1843 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी अखबार समाचार पत्र निकाला, माफ कीजिए, जिसे गोविंद गुरु रघुनाथ ने संपादित किया था, तो इसका नाम है बनारस अखबार। देखिए साल याद रखिए पहले तो 1843। एडिटर कौन था या संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ जी। अब देखिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली कुछ पत्र पत्रिकाओं का रिवीजन कर लेते हैं जो ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैप्स के माध्यम से ही देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिका, सबसे पहले बरेली से प्रकाशित होने वाली ब्रह्म ज्ञान प्रकाश केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, तत्वबोधिनी गुलाब शंकर जी के द्वारा। लखनऊ से भारत पत्रिका हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होती थी। गोरखपुर से बहुत फेमस कल्याण, इसको तो रट लीजिए, साल भी रट लीजिए, 1926 से प्रकाशित होती है। अदर देखते हैं, वाराणसी से यह हमने देख लिया बनारस अखबार, प्रदेश का पहला दैनिक पत्र था 1945 में गोविंद रघुनाथ दत्ते जी के द्वारा। इसके अलावा आज आपने देखा होगा जो आजकल भी न्यूज़पेपर चलता है, आज दैनिक समाचार, ये 1920 से न्यूज़पेपर चल रहा है। प्रयागराज में आपका सरस्वती पत्रिका स्टार्ट हुई थी 1910 में। कानपुर से निकलती थी प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी रट लीजिए, 1910 से ये निकल रही है। और किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो बहुत फेमस राइटर भी रहे हैं। झांसी से निकलता था आपका दैनिक जागरण, सर्वाधिक प्रसार वाला इस समय न्यूज़पेपर है उत्तर प्रदेश में, 1942 में इसकी स्टार्ट झांसी से हुई है। आगरा से बात करें अगर, सदेल अखबार उर्दू का पहला अखबार था, इसका नाम 1946 में स्टार्ट हुआ। उजाला हिंदी दैनिक 1948 से यहां पर निकलता है। इसके अलावा इटावा की बात करें तो प्रजाहित नामक पत्रिका यहां से निकलती है। ठीक है, तो यही देखिए सारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहां से हमने उसका रिवीजन कर लिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, हुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और तटवरी पूर्वांचल। तो इसमें देखिए जो आपका कर्मा है, कर्मा एंड शीला, तो ये महोबा में नहीं होता। कर्मा एंड शीला जो आपका ये मिर्जापुर और सोनभद्र यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारे भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। तो देखिए नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार, हिंदी मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। कहां पर? मेरठ में लगता है, माफ कीजिए, मेरठ में लगता है। इसके अलावा देखिए सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? शाकंबरी देवी फेयर या शाकंबरी देवी मेला यहां पर लगता है। इसके अलावा सहारनपुर के पास ही है मुजफ्फरनगर में भी एक काफी इंपॉर्टेंट मेला लगता है, शुक्रताल मेला। ठीक है, शुक्रताल मेला। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था पेपर के लिए सहारनपुर में बहुत ज्यादा पेपर मिल्स उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो पेपर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो सहारनपुर में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए वेस्ट यूपी की बात कर रहे हैं तो आगरा में भी एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, नेशनल पैराशूट कॉलेज। जो पैराशूट वगैरह की ट्रेनिंग होती है वो आगरा में स्थित है, नेशनल पैराशूट कॉलेज। तो ये सब आप फैक्ट कुछ याद रखिएगा। यही हमारे 100 प्रश्न थे। आज मैंने मैप्स वगैरह काफी आप लोगों के लिए लगाए हैं। सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।